शुरुआत करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि एएन कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसे भी ज़रूर देखना। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीपीएस कॉलेज पटना के बारे में। अगर तुम भी टीपीएस कॉलेज पटना में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर तुम्हें ये कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। जब भी कोई स्टूडेंट विद्यार्थी किसी नए कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहा होता है या फिर किसी नए कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा होता है, तो उसके मन में, उसके दिमाग में कई सारे सवाल उछल कूद मचा रहे होते हैं। कुछ सवाल होते हैं जैसे कि भैया इस कॉलेज में कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, किन किन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो रही है, फिर यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद यहाँ पे अटेंडेंस मैनेज होगा या नहीं, मतलब मुझे रेगुलर जाना पड़ेगा या नहीं, उसके बाद यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ का लोकेशन कौन सा है ये, उसके बाद कनेक्टिविटी का क्या हिसाब किताब है, इन्वायरमेंट का कैसा है, कॉलेज अंदर से कैसा दिखता है, प्रोफेसर्स कैसे हैं, कॉलेज का माहौल कैसा है, स्टूडेंट्स वगैरह के साथ कोई रैगिंग होती है या नहीं, और कॉलेज में बाकी सारी चीज़ें कैसी हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स को, छोटी छोटी जानकारियाँ हर वो बच्चा खोज रहा होता है, जानने की कोशिश कर रहा होता है जो किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीपीएस कॉलेज के ऊपर। इन्हीं सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए टीपीएस कॉलेज के ऊपर हर एक डिटेल को, जानकारी को जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश करूँगी तुम्हें यार बेस्ट टू बेस्ट सारी चीज़ें बताऊँ। सो लेट्स बिगिन विथ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखो, इस कॉलेज का ओरिजिनेशन की अगर बात करें तो इस कॉलेज को श्री स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद सिंह की याद में बनवाया गया था। ये इसकी 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। 1960 में इस कॉलेज को बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से एफिलिएशन मिला था, लेकिन 1962 आते आते इस कॉलेज को मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा एफिलेट करा दिया गया। 1962 में जब ये कॉलेज मगध यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा था तब ये एक एफिलेट कॉलेज था, लेकिन 1977 आते आते मगध यूनिवर्सिटी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ये बन गया। और वर्तमान की बात करें तो 2018 से लेकर के ये कॉलेज अभी तक पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एक अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। इस कॉलेज की यात्रा शुरू हुई थी डॉक्टर केपी सिन्हा के रूप में प्रथम प्रिंसिपल के साथ। उनकी छत्र छाया में कॉलेज ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, कई नए कोर्सेज आए, इस कॉलेज में पढ़ाई का माहौल बदला, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ, कॉलेज के टीचर में नया उत्साह आया, बच्चों में नया उत्साह आया, सभी लोग जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे और कॉलेज आज जहाँ है वहाँ तक पहुँचा। इनके अलावा भी कई सारे प्रिंसिपल्स, कई सारे टीचर्स, कई सारे स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान रहा इस कॉलेज को जहाँ ये था वहाँ से आज की स्थिति में लाने में। शुरुआत जब इस कॉलेज की हुई थी तब ये इतने अच्छे कॉलेज की गिनती में नहीं आता था, लेकिन 1987 में पटना के अंदर एक अच्छा कॉलेज की गिनती में आने लगा। वर्तमान की बात करें तो डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद सिंह इसके अभी प्रिंसिपल हैं और उनके अंडर ये कॉलेज काफ़ी तरक्की कर रहा है। नैक की तरफ से इस कॉलेज को ग्रेड बी मिला है, यानी 2.57 की रैंकिंग मिली है आउट ऑफ 4 में से। ये कॉलेज एक अर्बन कैटेगरी का कॉलेज है और को एजुकेशन को बढ़ावा देता है। चलो, ये तो हो गई हिस्ट्री और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं यहाँ पे कोर्सेज़ के बारे में। देखो, कोई भी बच्चा ज़रूर ये सोचता है, सबसे पहले दिमाग में उसके यही आता है कि भैया इस कॉलेज में आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और क्या क्या कोर्सेज़ की पढ़ाई हो रही है। कोर्सेज़ की बात करें तो यार तुम यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी, बैचलर्स, मास्टर्स और वोकेशनल कोर्सेज़ जैसे 3-4 तरह के कोर्सेज़ परस्यू कर सकते हो। और अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो देखो, साइंस में तो जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, 5 सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद अगर आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में तुम्हें कई सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ़िलासफ़ी। उसके बाद एक सब्जेक्ट और मिलता है तुम्हें, वो है साइकोलॉजी। उसके बाद अगर बात करें तुम्हें सोशल साइंस डिपार्टमेंट की, तो सोशल साइंस डिपार्टमेंट में तुम्हें मिल जाते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो इस कॉलेज में पढ़ाए जा रहे हैं। अब देखो, अगर ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन की बात करें जहाँ पे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिलॉसफी, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, तो ये भविष्य में धीरे धीरे बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे, ठीक है। और साइंस में भी लगभग ज़्यादातर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वोकेशनल कोर्सेज़ की बात करें तो वोकेशनल कोर्सेज़ में तुम्हें बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की भी पढ़ाई कराई जाती है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज़ यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, ये कॉलेज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो इग्नू से रिलेटेड भी सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ये तो हो गई कोर्सेज़ और सब्जेक्ट्स की बातें। अब बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। ये बात तो जाहिर है कि हर बच्चा फ़ीस के बारे में जानने के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक रहता ही है, होना भी चाहिए। फ़ीस के बारे में पता होना चाहिए हमें कि हमारे कितने पैसे खर्च होने वाले हैं पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में। तो देखो, अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट में लगभग 8 से 10 हज़ार तक तुम्हारा खर्चा बैठता है पूरे 2 साल का। तुम्हारा 2 साल का कोर्स का खर्च है 8 से 10 हज़ार रुपये।
अगर बात करें बैचलर्स डिग्री की, बैचलर में स्पेशली साइंस की या आर्ट्स की, तो यहाँ पे तुमको 15 से 20 या फिर 15 से 25 तक के आसपास में खर्च बैठता है तीनों साल का। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये तुम्हें एक साथ नहीं पे करना, ये अलग अलग साल में, अलग अलग सेमेस्टर्स में अलग अलग फ़ीस तुमको पे करनी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है कि तुमको मंथली पे करना है, तुमको कुछ कुछ मंथ के 3 महीने के गैप पे, 6 महीने, 8 महीने के गैप पे ऐसे करके ये पे करना है, ठीक है। उसका अलग अलग टाइम आता है और उसकी अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, ठीक है। तो वैसी अपडेट्स भी तुम्हें मिल जाएंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, वो ये है कि भैया देखो, ये जो फीस स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बताया, ये डिफरेंट इंटरनेट से सोर्सेज से मैंने डेटा कलेक्ट किया है, वहाँ से बताया है। समय के साथ ये वेरी कर सकता है, एकदम एक्यूरेट सही भी हो सकता है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो फीस स्ट्रक्चर के मामले में अगर तुम कोई भी स्टेप लेने जा रहे हो तो एक बार कॉलेज से कंफर्मेशन ज़रूर ले लेना, वहाँ जाके पता ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो ये तो होगी फीस की बातचीत। अब बात करते हैं अटेंडेंस के बारे में। अगर यार इंटरमीडिएट में कोई बच्चा कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो उसके दिमाग में 2-3 बात ज़रूर रहती है। वो ये सोचता है कि भैया मेरा अटेंडेंस का चक्कर नहीं रहने वाला है, कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ, स्कूल की झंझट से बचूंगा और साथ ही साथ मैं जेई की तैयारी या नीट की तैयारी में लग जाऊँगा। सो कॉलेज में आने का एक फ़ायदा उसको ये दिखता है। सही बात भी बिल्कुल सही है। अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो अटेंडेंस में तुमको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। हाँ, रूल्स रेगुलेशन के अनुसार तुम्हें 75+ % अटेंडेंस मैनेज करना होता है, लेकिन फिर भी अगर तुम 30 to 50 भी मैनेज कर लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर ग्रेजुएशन की बात करें, मास्टर्स की बात करें, तो वहाँ पे भी अटेंडेंस का सेम सिनेरियो है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, थोड़ा बहुत कम है। तो हाँ, ऐसा भी नहीं करना कि कभी कॉलेज गए ही नहीं, पूरा एग्ज़ाम जब शुरू हुआ तब कॉलेज गए, शुरू से अंत तक बीच में कभी नहीं गए। देखो, कॉलेज में क्लासेस की जो बातचीत है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महीने के 20 दिन या 25 दिन क्लास चल रहे हैं।